नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद एचडी पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मनुष्य में पोषण। यानी मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है वह उसका पाचन कैसे करता है। हम भोजन को सबसे पहले अपने मुंह के अंदर रखते हैं और मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक की जो नाल है उसको आहार नाल का नाम दिया गया है। अब जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन जटिल होता है, लेकिन जो हमारी आहार नाल है वो आहार नाल भोजन को तभी अवशोषित कर पाएगी अगर वो छोटे छोटे अणुओं में खंडित होगा और उस भोजन को जैव उत्प्रेरक खंडित करते हैं जिनको हम एंजाइम कहते हैं। यानी जैव उत्प्रेरक ही एंजाइम होते हैं। और जैसे ही भोजन को मुंह में रखते हैं तो एक लाला ग्रंथि है हमारे मुंह के अंदर, वहां से एक रस निकलता है जिसको लाला रस या फिर लार कहते हैं। तो भोजन उस लार के साथ मिक्स हो जाता है और उस लार के अंदर एक एंजाइम है जिसको एमिलेस एंजाइम कहते हैं। तो एमिलेस एंजाइम हमारे भोजन के ऊपर सबसे पहले अपना कार्य करता है। क्या कार्य करता है कि उस भोजन के अंदर अगर मंड है तो उस मंड को सरल शर्करा में बदल देता है। साथ में उस भोजन को वह नरम और चिकना बना देता है ताकि वो भोजन आसानी से निगला जा सके। यानी मुंह से भोजन जब आमाशय तक आएगा तो वो आसानी से आ सके, इसके लिए उस भोजन को नरम व चिकना एमिलेज एंजाइम बना देता है। यानी एमिलेज एंजाइम दो तरीका का कार्य करता है। एक तो भोजन के अंदर अगर मंड प्रेजेंट है तो उसको वो सिंपल शर्करा के अंदर बदल देता है। दूसरा, भोजन को नरम व चिकना बना देता है जिसकी वजह से आसानी से वो अमाशय तक पहुंचा जा सके। गरीसिका से होता हुआ भोजन अमाशय तक पहुंच जाता है। गरीसिका यानी भोजन नली, इसको इसोफेगस भी कहते हैं। और इस इसोफेगस में कर्माकुंचक गति होती है। इस कर्माकुंचक गति के साथ ही जो भोजन है वो अमाशय के अंदर आ जाता है। ठीक है। जब भोजन अमाशय में पहुंच जाता है तो अब अमाशय का काम है भोजन को पचाना। तो अमाशय के अंदर एक ग्रंथि उपस्थित है जिसको जठर ग्रंथि कहते हैं। ये जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा को उत्पन्न करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जठर ग्रंथि के या अमाशय ग्रंथि के ये तीन वर्कर हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अमल। अमल कैसे अपना कार्य करता है। देखिए, अब जो अम्ल है वो अमाशय के अंदर एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम तभी कार्य कर पाएगा जब उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। तो अम्लीय माध्यम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रदान करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम सही तरीके से अपना कार्य कर सके। उसके बाद दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जैसे ही हम किसी भोज्य पदार्थ को खाते हैं तो कोई ना कोई जीवाणु, क्योंकि हर बार हम धो के नहीं खाते, कई बार ऐसे ही उठा के खा जाते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। साथ में जो ये जठर रस है हमारे अमाशय के अंदर, उसको सक्रिय भी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। तो ये तीन मुख्य काम है। पहला काम है अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ताकि पेप्सिन एंजाइम सही तरीके से कार्य कर सके। दूसरा काम करता है कि भोजन के साथ जो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं उनको मार देता है। तीसरा, जठर रस को सक्रिय कर देता है। अब है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या कार्य करता है कि अम्ल हमारे जो अमाशय के अंदर है वो जीवाणुओं को तो मारता ही है, साथ में कहीं वो हमारे अमाशय अंदर की जो परत है अमाशय की उसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अभी आपको बताया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पेप्सिन एंजाइम के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो जैसे उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो इस प्रकार अमाशय के अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रिया होके जो जटिल पदार्थ था भोजन का उसको वो धीरे धीरे करके सरल पदार्थों में बदल रही है। तो हर एक भाग के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया चलती रहती है और उसके बाद अमाशय से खाना सीधा चला जाता है शुद्रांत के अंदर। जो शुद्रांत है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल आपको बताई थी कि मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक की नाल को आहार नाल कहते हैं और उस आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो है शुद्रांत। तो शाकाहारी को आप लोग जानते हो कि शाकाहारी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं और मांसाहारी वे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मांस को खाते हैं। तो शाकाहारी सेलुलोज को पचाते हैं
हाँ, मनुष्य सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है क्योंकि उसके शरीर के अंदर सेलुलोज नामक एंजाइम नहीं होता। सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलोज एंजाइम का होना जरूरी है, जो कि किसी मनुष्यों के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन शाकाहारी जानवरों के अंदर सेलुलोज एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वो सेलुलोज को पचाने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। तो इनकी जो शुद्रांत है वो लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज को पचाना एक मुश्किल कार्य है, लेकिन मांस जो पचाना है तो वो एक सरल कार्य है। इसलिए मांसाहारी की शुद्रांत छोटी होती है, यानी खाने का जो ज्यादातर पाचन क्रियाएं हैं वो शुद्रांत के अंदर ही होती है। तो अमाशय से जैसे ही भोजन शूद्रांत के अंदर आया है, अमाशय के अंदर अम्ल होने की वजह से वो भोजन भी अम्लीय हो गया है। तो उस अम्लीय भोजन को क्षारकीय करने के लिए अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, यकृत से पित्तरस निकलता है। तो ये भी साथ के साथ उस भोजन के साथ शूद्रांत के अंदर, छोटी आंत के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है। जब भोजन अमाशय से क्षुद्रांत के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पे जो वसा है वो बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही जो ये यकृत से पित्तरस निकला है या अग्नाशय से अग्नाशय रस है, उस अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम सही तरीके से उन बड़ी बड़ी गोलियों के ऊपर अपना कार्य नहीं कर पाते। इसलिए क्षुद्रांत के अंदर जो पित्त लवण है वो क्या करते हैं, उन गोलियों को छोटा छोटा बदल देते हैं, ताकि एंजाइम सही तरीके से उनके ऊपर अपना कार्य कर सके। अब जो अग्नाशय से रस निकला है उसके अंदर एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने के में सहायता करता है, और एक लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा को पचाने का कार्य करता है। अब शुद्रांत के अंदर और भी शुद्रांत के अंदर एक छोटी छोटी ग्रंथि होती हैं जिनमें से एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो भोजन के अंदर प्रोटीन है उन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट अभी भी रहता है तो उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया हो रही है, कौन कौन सी, प्रोटीन का पाचन, जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन और वसा का पाचन, ये सारे के सारे कार्य शुद्रांत के अंदर यानी छोटी आंत के अंदर होते हैं। अब उसके बाद जैसे ही इनका पाचन होगा, यानी अब ये बिल्कुल सरल पदार्थों में बदल गए, तो यहाँ से फिर शुद्रांत क्या करता है, उस भोजन से यानी जो ऊर्जा ग्रहण की है, भोजन से जो ऊर्जा मिली है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और वो कैसे अवशोषित करता है, इस छोटी आंत के अंदर छोटी छोटी उंगलियों की जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन संरचनाओं को दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो ऊर्जा का अवशोषण है वो छोटी आंत से दीर्घरोम अपने अंदर खींच लेते हैं। फिर दीर्घरोम से होते हुए वो रक्त वाहिकाओं के अंदर ऊर्जा चली जाती है। अब ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर सकें, तो ये उँगलियों की जैसी संरचनाएँ हैं, जो इनके अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ये छोटी आंत यानी क्षुद्रांत ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। अब कुछ ऐसा भोजन रह जाता है जो बिना पाचन का है, तो वो भोजन फिर आगे बृहदान्त्र में चला जाता है। बृहदान्त्र के अंदर दीर्घरोम होते हैं, आपको बताया कि छोटी आंत के अंदर भी उपस्थित हैं, और बड़ी आंत के अंदर भी ये दीर्घरोम उपस्थित है। तो छोटी आंत में तो दीर्घरोम ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है तो वहां पे इस अपच बिना पचे भोजन से जल का अवशोषण कर लेते हैं। यानी जल का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है, ऊर्जा का अवशोषण छोटी आंत के अंदर होता है, और उसके बाद जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ बचेगा वह अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये मनुष्य का जो पाचन तंत्र है इस प्रकार कार्य करता है। आशा है आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।